Hello everyone, hope you all doing good. So through this video we are going to understand about the house rent allowance, house rent allowances. Okay, so this is the house rent allowances which falls under the section 10 subclause 13A, and when it comes to the rules, income tax rule, it falls under rule 2A. Okay, अभी हम देखेंगे क्या हाउस रेंट अलाउंस का. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी पार्शियल एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को डिटेल में कवर किया है, और आई होप आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करके उसको वाइंड अप करेंगे. बिकॉज आप अगर ये सोचेंगे कि आप मुड़ के जाएंगे एंड देन आप रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें कंपाइल अप हो जाएंगी. कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे स्ट्रैटेजीज हम शेयर कर रहे हैं आपसे, आप उसको वैसे ही अप्लाई करेंगे तभी आपका सक्सेस श्योर है. ठीक है, सो कोई लापरवाही नहीं करनी है. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कवरेज में इश्यूज हो रहे हैं या डर लगने लगता है, आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे. ठीक है, बट यू हैव टू वर्क आउट, बिकॉज सारे एस्पिरेंट के लिए सेम टाइम होता है, और उन्हीं सेम टाइम में कुछ एस्पिरेंट पढ़ के क्लियर कर लेते हैं और कुछ अटक जाते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम अपने टॉपिक पे जंप करते हैं. हम देखेंगे आज क्या हाउस रेंट अलाउंसेस. कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हम देख लेंगे कंडीशन. क्या कंडीशन होगी, कब इस अलाउंस का हमें बेनिफिट मिलेगा. इस अलाउंस का बेनिफिट हमें मिलता है जनरली अंडर सेक्शन 10(13)(a). 10 से आपको याद आ रहा होगा भाई, 10 में है तो एग्जेम्पशन में है. ठीक है, लेकिन फुल नहीं है, पार्शल है. ठीक है, तो ये तब मिलता है जब एम्प्लॉय जो है उसको एक अलाउंस मिलता है. कैसा अलाउंसेस, जब वो खुद के घर में नहीं रह रहा है. ठीक है, और उसको कंपनी से क्या मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है. उसको क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस. ठीक है, और कर क्या रहा है वो, जब अपने घर में नहीं रह रहा, दूसरी जगह पे रह रहा है, यानी वो रेंट पे रह रहा है, तो ये अलाउंसेस का बेनिफिट भी तभी मिलेगा जब वो जो रेंट है अपनी सैलरी का 10% से ज़्यादा पे कर रहा. ठीक है, अगर वो सैलरी का 10% से ज़्यादा पे कर रहा है तभी उसको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, टू ऑल द व्यूअर्स हु वांट टू रीड द टर्म्स, कंडीशन क्या होगी इसका. कंडीशन ये है कि एन एम्प्लॉय हु इज अ रिसिप्ट ऑफ एन हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, कैन क्लेम एग्जेम्पशन इफ he or she does not live in a own house and pays a rent which is in excess of excess of 10% of his salary. ठीक है, 10% से ज़्यादा होगी ऑफ कौन सा अकोमोडेशन, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन. ठीक है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन का ये बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, तो किसको नहीं मिलेगा ये एग्जेम्पशन, किसको नहीं मिल सकता है ये एग्जेम्पशन, जो कि अपने खुद ओन हाउस में रिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, जो अपने खुद ओन हाउस में रिसाइड करते हैं, स्टे इन हिज ओन हाउस. ऑब्वियसली तब तो वो रेंट पे नहीं कर रहे हैं. और किसको ये अलाउंस नहीं मिलेगा, ये अलाउंस कंपनी से मिल सकता है बट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा ये. ठीक है, जो रेंट नहीं पे कर रहा है. ठीक है, या रेंट के नाम पे कोई और एक्सपेंडिचर कभी कभी ले लेते हैं, फीस वगैरह का नाम दे देते हैं लोग, तो वो नहीं पे कर रहे हैं. मतलब रेंट से रिलेटेड रेंट नहीं पे कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं. ठीक है, और किसको नहीं मिलेगा, जिसकी जो रेंट है ना वो उसकी सैलरी से 10% कम की है. ठीक है, या 10% भी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या इन एक्सेस वर्ड यूज हुआ है ना, इन एक्सेस वर्ड यूज हुआ है. तो जो 10% से लेस पे कर रहे हैं सैलरी के, उनको भी नहीं मिलेगा ये बेनिफिट एग्जेम्पशन, जो कि कवर है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 13A के अंदर. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो मैं बताऊंगी कि आपको एग्जेम्पशन जो कैलकुलेट करनी है, वो जो कैलकुलेट होगी वो एकोमोडेशन कहाँ सिचुएटेड है, एकोमोडेशन कहाँ सिचुएटेड है उस बेसिस पे कैलकुलेट होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एकोमोडेशन सिचुएटेड है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, इसका डिफरेंट क्लॉज हो जाएगा और अदर केस में डिफरेंट हो जाएगा. क्या होगा अभी हम जस्ट तुरंत देखेंगे, बट अभी बस आप नाम याद रखें, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता.
ठीक है, शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, सी फॉर चेन्नई, सी के बाद डी आता है, सी डी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी MK, मुंबई एंड कोलकाता। दिस इज जस्ट अ ट्रिक, यू हैव टू मेमोराइज इट राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताऊंगी मैं, कि होल ईयर के लिए जो है वो कंप्यूट होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी हो, जैसे कभी किसी शहर में होता है, ठीक है, और कभी दूसरी जगह में हो जाता है शिफ्ट, ठीक है, तो जो एग्जेम्पशन कैलकुलेट होगा वो होल ईयर में होगा। ठीक है, ठीक है, साल भर का कैलकुलेट होगा। सपोज करो आप किस कुछ ड्यूरेशन में आप ये CDMK में हो, फिर हो सकता है आप किसी अदर प्लेस में चले जाएं, तो कैलकुलेट तो होल ईयर में होगा एग्जेम्पशन, बट यहाँ पे बाइफरकेशन मंथली बेस पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाइफरकेशन क्या है, मंथली बेस में हो जाएगा। मीन्स इन केस ऑफ इफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सेम, ठीक है, अगर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सेम, ओके, then exemption will be computed for the whole year. ठीक, what if there is a change in place of employment during the previous year, then the exemption will be calculated on monthly basis. I hope it is clear. Okay, the third important point we will discuss is exemption जो होगा वो ड्यूरेशन के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि कितने पीरियड उन्होंने रेंट पे ऑक्यूपाई की है अकोमोडेशन को। ठीक है, ठीक है, कितने पीरियड ऑक्यूपाई की है, कितने पीरियड रहे हैं, जितने पीरियड ये कैलकुलेट होगा उतने पीरियड ही आपका जो है एग्जेम्पशन कैलकुलेट होगा। मीन्स एग्जेम्पशन शुड बी कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटल अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो पहला आपका था कंडीशन, ठीक है, कि क्या कंडीशन है। दूसरा मैंने ये फैक्ट्स बताया कि किस किस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और तीसरा मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। एक जो एग्जेम्पशन है वो अकोमोडेशन कहाँ से सिचुएटेड हुई है उस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, दूसरा कब ईयरली होगा कब मंथली होगा, और तीसरा आपका जिस पीरियड में रेंट ऑक्यूपाइड हुआ है उस पीरियड तक का एग्जेम्पशन कैलकुलेट होगा। ठीक, अब कैलकुलेट करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे न्यूमेरिकली आप इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो अमाउंट आपको मिली होगी, तो आपने सपोज करो अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपने कोई अमाउंट रिसीव की। ठीक है, लेस करेंगे क्या, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 13A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो भी लीस्ट है, लीस्ट यानी जो लोअर होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन सी, किसका लोअर होगी, सबसे पहले जो HRA रिसीव हुआ है, एक्चुअली में जो HRA उसे रिसीव हुआ है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो। ठीक है, और क्या 50% और 40% ऑफ सैलरी ऑफ रिलेवेंट पीरियड। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 50% और 40% ऑफ द सैलरी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। ठीक है, सो 50% किस केस में होगा, ये आपका CDMK केस में, यानी चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के केस में 50% डिडक्शन अलाउड होगा। ठीक है, अदर के केस में कितना है, 40% डिडक्शन आपका अलाउड होगा। ठीक है, अब रिलेवेंट पीरियड का मतलब क्या है, जितने पीरियड रेंटिंग अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड की है, ठीक है, उतने पीरियड का ही कैलकुलेट करेंगे। सैलरी जो लेंगे वो उतने पीरियड की ही लेंगे जितने पीरियड रेंटिंग अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई करके रखा है, रह के रखा है। ठीक है, यानी कि जिस पीरियड में रेंटिंग अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड नहीं की है उस पीरियड की सैलरी को इग्नोर किया जाएगा अगर ऑक्यूपाई नहीं है। ठीक है, रिलेवेंट पीरियड। ठीक, एंड द थर्ड पॉइंट इज जो रेंट पे किया है उन्होंने, लेस 10% ऑफ सैलरी फॉर रिलेवेंट पीरियड। फिर यहाँ पे बात हो गई रिलेवेंट
पीरियड की, ठीक है। मीन्स जितने पीरियड में आपने रेंटिंग अकोमोडेशन ऑक्यूपाई करके रखी होगी उतने पीरियड की ही सैलरी लेनी है, उसका 10% करना है, ठीक है। कभी भी ना ऐसे न्यूमेरिकल करो, अभी आप इंडिविजुअल का कर रहे हो, आपके कोर्स में भी केवल इंडिविजुअल है, आप ये सोचो कि आप रेंट पे कर रहे हो, आप ये सोचो कि आप कर रहे हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, लीस्ट इज एग्जेम्प्ट, और जो बैलेंस अमाउंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। जो बैलेंस अमाउंट होगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा एचआरए का, ठीक। अब सैलरी क्या होगा, बार बार सैलरी सैलरी बोल रहे हो, और सैलरी की डिफिनीशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, तो सैलरी आपका होगा बेसिक सैलरी, ठीक। दूसरा होगा आपका डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का है, और तीसरा होगा आपका कमीशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्विक एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सो हाउस रेंट अलाउंसेस है, हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट तभी मिलता है जब एम्प्लॉय जो है अपने घर में नहीं रह रहा होता है और वो रेंटिंग एकोमोडेशन ऑप्ट किया होता है। रेंटिंग एकोमोडेशन तो उसने ऑप्ट किया, बट वहाँ पे भी उसकी जो रेंट है वो उसकी सैलरी की 10% से ज़्यादा है, ठीक है। एक्सेस एक्सेस पे फोकस किया गया, 10% से ज़्यादा है, ठीक है, तभी एचआरए का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। किसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है, ये उनको नहीं मिलेगा जो अपने खुद के घर में रहते हैं, ये उनको नहीं मिलेगा जो किसी प्रकार का रेंट नहीं पे करते हैं, और ये उनको भी नहीं मिलेगा जो अपना रेंट तो पे कर रहे हैं लेकिन उनका जो रेंट है वो उनकी सैलरी से 10% से कम है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इस एचआरए को, ये चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पॉइंट है एक तो ये कि एग्जेम्पशन जो है वो कैलकुलेट होगा एरिया के बेसिस पे। एरिया में हमने देखा CDMK, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, इसमें 50% रेट होता है और अदर केस में 40% रेट होता है। तो एकोमोडेशन वाइज एरिया वाइज कैलकुलेट होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर एक ही जगह पे तो ईयरली कैलकुलेट होगा, और अगर जगह स्विच हो रही है तो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जितने पीरियड हमने रेंट पे प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड की है उतने पीरियड की ही हमें एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले आपने जो एचआरए रिसीव की है लेस कर देंगे हम उसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 13A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लीस्ट यानी लोअर। क्या क्या लोअर होगा, तीन चीज़ों का लोअर होना चाहिए, एक जो एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है, दूसरा 50 या 40% ऑफ द सैलरी, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। ये जो सैलरी होगी वो रिलेवेंट पीरियड की होगी, और रिलेवेंट पीरियड का मतलब होता है जितने ड्यूरेशन में आपने रेंटिंग अकोमोडेशन ऑक्यूपाई करके रखी है उतने पीरियड की ही आपको सैलरी लेनी होगी, ठीक है। 50% आपका चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए है, और 40% अदर केसेस के लिए है। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो गया। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। न्यूमेरिकल को कवर करने के लिए विल शेयर यू द नेक्स्ट वीडियो। जिन स्टूडेंट्स के पास कॉमर्स अचीवर की बुकलेट्स हैं दे कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट, जिनके पास नहीं है बिल्कुल वरीड नहीं होंगे। एज एंड व्हेन वी कैन एबल टू प्रोवाइड यू, वी विल प्रोवाइड यू फॉर द सेम। See you in the next lecture. Good luck.